इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सेक्शन 143(2) के नोटिस भेजना स्टार्ट कर दिए हैं पिछले सालों के। अगर आपको या आपके क्लाइंट को भी 143(2) के अंडर कोई स्क्रूटनी असेसमेंट का नोटिस आया है तो आज के सेशन में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस समझाने वाला हूं, कैसे आपको उसका रिप्लाई करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन आपको चाहिए, सारी चीजें डिटेल में आपको समझाने वाला हूं। हे गाइस, मैं हूं विवेक फ्रॉम फिनटेक्स प्रो, जहां पर हम बात करते हैं फाइनेंस एंड टैक्सेशन की। विदाउट एनी फर्दर डू स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सो गाइस, सबसे पहले समझ लेते हैं, आपके पास दो नोटिस आए होंगे। एक सेक्शन 143(2) का नोटिस आपके पास आया होगा एंड दूसरा नोटिस जो आपके पास आया होगा वो आया होगा सेक्शन नंबर 144(b) का। तो सेक्शन 144(b) का जो नोटिस होता है वो आपका फेसलेस असेसमेंट का होता है एंड जो सेक्शन 143(2) का होता है वो स्क्रूटनी असेसमेंट का नोटिस होता है ना। ये असेसमेंट क्या होती है, किस तरीके से पूरा प्रोसेस काम करता है, अभी थोड़ी देर में आपको समझाता हूँ। पहले एक बार आप ये नोटिस समझेंगे तो नोटिस के अंदर लिखा हुआ है, अगर आप 143(2) का नोटिस देखेंगे तो यहाँ पे आप देखिए कि डियर टैक्स पेयर, द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अप्रिशिएट योर कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड डेवलपमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग फॉर असेसमेंट ईयर 24-25 के नोटिस यहाँ पर भेजे गए हैं। और इसका क्यों ये अभी भेजे जा रहे हैं वो चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए सेक्शन 143(2) में नोटिस भेजने की, जो स्क्रूटनी असेसमेंट नोटिस भेजने की जो टाइम लिमिट होती है वो है 30 जून 2025। तो इसका मतलब अभी तक आपको जो है, इसीलिए अभी जो है जून एंडिंग चल रहा है तो बहुत ज़्यादा नोटिसेस डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पर भेजे जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अभी 1.65 लाख नोटिसेस भेज दिए गए हैं और शायद कुछ नोटिस आज और भेजे जाए, बिकॉज आज 30 जून को जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। नाउ द क्वेश्चन इज, अगर आपको या आपके क्लाइंट को ये नोटिस आया है AY 24-25 का, तो यहाँ पे आपसे कोई ऐसा सच बोला नहीं हुआ कि क्या डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर मांगे गए हैं या क्या प्रोसीजर रहेगा, तो वो पूरा प्रोसेस मैं आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर के दिखाऊंगा। तो यहाँ पर वाइल वी एक्नॉलेज द केयर यू मे हैव टेकन इन प्रिपेयरिंग द रिटर्न ऑफ इनकम, देयर आर ऑल्सो सर्टेन इश्यूज ऑन विच फर्दर क्लैरिफिकेशन रिक्वायर्ड। अब स्क्रूटनी नोटिस के अंदर होता क्या है, डिपार्टमेंट आपकी जो है वो स्क्रूटनी करता है, आपसे सारे डॉक्यूमेंट्स मांगता है, आपकी कंपटीशन करता है और स्क्रूटनी असेसमेंट आपकी की जाती है। अभी पूरा प्रोसेस हम डिटेल में समझेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए वो भी समझेंगे। देयरफॉर रिटर्न ऑफ इनकम हैज बीन सेलेक्टेड फॉर स्क्रूटनी असेसमेंट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ 1961। अब सर क्यों मेरी ही रिटर्न सेलेक्ट की गई, इसका कारण कुछ रिस्क पैरामीटर्स होते हैं जो कि मैं आपको अभी थोड़ी देर में डिटेल में समझाने वाला हूं। बिकॉज इस नोटिस में ना डिटेल में सारी चीजें मेंशन नहीं है कि क्यों आपको नोटिस भेजा गया, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन आपको चाहिए, तो ये सारी चीजें मैं आपको आज एक्सप्लेन करने वाला हूं। प्लस पोर्टल पे कैसे आपको रिप्लाई करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स डालने हैं वो भी आपको बताऊंगा। ठीक है, व्हाट यू नीड टू डू ये मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा आज के सेशन में। उसके बाद एक 144(b) का नोटिस है कि आपका जो ये केस गया है फेसलेस असेसमेंट में गया है। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहां पर आपको डिपार्टमेंट जाने की, इनकम टैक्स जाने की जरूरत नहीं है। आजकल जो इनकम टैक्स के अंदर असेसमेंट्स होती हैं, 99% असेसमेंट जो होती हैं वो फेसलेस असेसमेंट्स ही होती हैं। कुछ केसेस में, सर्च एंड सीजर के केसेस में खाली ये प्रोविजन नहीं लगते हैं, अदरवाइज फेसलेस असेसमेंट होती है। फेसलेस असेसमेंट का मतलब ये होता है कि प्रोसेस कंप्लीटली ऑनलाइन रहता है, कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट रहता है। आपकी असेसमेंट कौन कर रहा है ये आपको नहीं पता होगा, कंप्लीट ऑनलाइन प्रोसेस रहेगा और इस तरीके से फेसलेस असेसमेंट नाम से ही पता चल जाता है ये असेसमेंट आपकी होती है ना। अब सवाल आता है, सर मुझको ये नोटिस क्यों आया, क्या क्या रिस्क पैरामीटर्स होते हैं, कैसे मुझे रिप्लाई करना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मुझको लगाने हैं। स्टेप वाइज मैं सारी चीजें आपको डिटेल में समझाता हूं। ITR स्क्रूटनी AY 24-25 143(2) वाली जो आपकी हो रही है, सबसे पहले आप क्या करते हैं, अपनी ITR फाइल करते हैं। अब ITR या तो निल की ITR होगी, आपका कोई टैक्स नहीं होगा, निल की ITR है, या फिर टैक्स पेबल होगा, आपने टैक्स पे किया होगा, या तीसरा आपका रिफंड बना होगा। जब आप अपनी ITR फाइल कर देते हैं, ITR फाइल करने के बाद आपकी ITR जो प्रोसेसिंग में जाती है। अब जो ITR प्रोसेसिंग का काम होता है वो CPC बेंगलोर द्वारा किया जाता है। कंप्लीटली 100% ऑटोमेटेड एंड ऑनलाइन प्रोसेस होता है। सिस्टम आपकी डॉक्यूमेंटेशन को चेक करता है, आपकी ITR को चेक करता है, डेटा एक्सट्रैक्ट करता है डिफरेंट सोर्सेज से। और वो सोर्सेज क्या क्या होते हैं, वो सोर्सेज होते हैं आपका फॉर्म 26AS, AIS और TIS और आपकी SFT रिपोर्टिंग से वो डेटा मैप किया जाता है। उसके बाद डेटा मैच करने के बाद में आपको सेक्शन 143(1) की इंटीमेशन भेजी जाती है। अब मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहूंगा, ये जो नोटिस आपको आया है ये भी सेक्शन 143 के अंदर ही आया है। सेक्शन 143 के सबसेक्शन 2 में स्क्रूटनी असेसमेंट करता है डिपार्टमेंट और सेक्शन 143(1) में
इसको नोटिस नहीं बोला जाता, बेसिकली ये इंटीमेशन होती है, मतलब ये आपके लिए एक इंफॉर्मेशन है कि आपकी आईटीआर जो है वो सिस्टम ने प्रोसेस कर दी है। तो 143(1) में इंटीमेशन जाती है, 143(2) के अंदर स्क्रूटनी असेसमेंट का नोटिस आपको आता है। तो अगर आपको 143(1) का कोई नोटिस आया तो घबराने की वैसे भी कोई बात नहीं, वो तो जस्ट एक इंटीमेशन है जो कि हर टैक्स पेयर को आती है जो अपनी आईटीआर फाइल करता है। तो 143(1) बहुत ही नॉर्मल इंटीमेशन होती है। इसके अंदर क्या होता है, अगर आपकी आईटीआर से सीपीसी सेटिस्फाई है तो कोई ड्यू नहीं होगा। अगर कुछ डिडक्शंस, कुछ एग्जम्पशंस या आपका मिसमैच आता है टीडीएस के अंदर, तो उस केस में आपकी डिमांड भी निकल सकती है और रिफंड बनता है तो आपका रिफंड भी बन सकता है। लेकिन यहां पर 100% ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है, मैनुअल इंटरवेंशन यहां पर नहीं होती है, सीपीसी के द्वारा ही काम किया जाता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, कुछ रिस्क पैरामीटर्स होते हैं। अब रिस्क पैरामीटर समझेंगे जिसकी वजह से आपकी आईटीआर जो है वो हाईलाइट होती है और आईटीआर में आपके नोटिस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नाउ ये मैंने कुछ लिस्ट दी है। सबसे पहले हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन जो है आपके एआईएस में आ रही हैं, बट आपने अपनी आईटीआर फाइल नहीं की। आपने जो हाई वैल्यू का कैश डिपॉजिट किया है, आपका जो है टर्नओवर, जीएसटी टर्नओवर मिसमैच हो रहा है, आपका इनकम वेरी कर रही है एआईएस, टीआईएस और 26एएस में कुछ और है, और आपके अपनी आईटीआर में उसने आपने अंडर रिपोर्टिंग की है, आपका रिफंड बहुत एक्सेस है। अब ये वाला केस ना आपको काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, और स्पेशली मैं अगर अपने एक्सपीरियंस से बताऊं, अब इसका कोई मेरे पास प्रूफ सोर्स नहीं है, बट एक्सपीरियंस से बताऊं 2 लाख से ज़्यादा का रिफंड होता है तो थोड़ा सा केस आपका हाईलाइट हो जाता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। उसके बाद पॉलिटिकल पार्टी डोनेशंस तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई है गवर्नमेंट यहाँ पर। पॉलिटिकल पार्टी डोनेशंस अगर आपने डिडक्शन क्लेम की है इन सेक्शंस में तो आपके पास नोटिस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और उसके बाद एक्सेस एग्जम्पशंस आपने क्लेम किए हैं, फॉर्म 16 में एग्जम्पशंस नहीं है लेकिन आपने अपनी आईटीआर में क्लेम की हैं। एक्सेस डिडक्शंस आपने क्लेम किए हैं, आपके फॉर्म 16 में डिडक्शंस नहीं है बट आपने अपनी आईटीआर के अंदर वो डिडक्शंस क्लेम किए हैं। ये कुछ इंडिकेटिव लिस्ट मैंने आपको बताई है। इसके अलावा भी काफी सारे पैरामीटर्स होते हैं जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लगाता है सेलेक्ट करने के लिए कि आपकी आईटीआर जो है वो स्क्रूटनी में जाएगी या नहीं जाएगी ना। उसके बाद आपकी आईटीआर का सिलेक्शन होता है, स्क्रूटनी का सिलेक्शन होता है। इसमें देखा जाता है कि क्या आपका केस रिस्क पैरामीटर्स में फॉल हो रहा है या नहीं हो रहा है। रिस्क पैरामीटर्स, कुछ रिस्क पैरामीटर मैंने आपको यहां पर बताए, इसके अलावा भी कई सारे रिस्क पैरामीटर्स हो सकते हैं। तो अगर रिस्क पैरामीटर में फॉल हो रहा है, दूसरा डिपार्टमेंट अपना इंटरेस्ट देखता है। अब देखो मैं एक चीज क्लैरिफाई कर देता हूं, कई बार क्या होगा, आप कहोगे कि सर मेरे दोस्त ने भी तो ऐसा काम किया था, मेरे फ्रेंड ने भी तो ऐसा किया था, सेम किया था, बट उसको नोटिस नहीं आया, मुझको नोटिस आया, ऐसा क्यों? उसके पीछे रीजन ये होता है कि हो सकता है कि केस आपका रिस्क पैरामीटर में फॉल कर रहा हो, बट इवन दो डिपार्टमेंट अपना इंटरेस्ट देखता है। हर सिचुएशन में, हर केस में डिपार्टमेंट नोटिस नहीं भेजता है। अगर आप परसेंटेज भी निकालें, 1.65 लाख की जो सोर्सेज के थ्रू फिगर आ रही है कि 1,65,000 नोटिस इशू किए गए हैं AY 24-25 के, तो AY 24-25 में 7.5 से 8 करोड़ के आसपास आईटीआर फाइल हुई हैं। अगर आप उसका परसेंटेज निकालें नोटिस का, तो 1% से भी कम कर परसेंटेज निकल के आता है। इसका मतलब ये रेगुलर एक्सरसाइज है, ऐसा नहीं है कि इस साल जो है डिपार्टमेंट स्ट्रिक्ट हो गया। हर साल ही डिपार्टमेंट कुछ आईटीआर को रिस्क पैरामीटर के बेसिस पर सेलेक्ट करता है। तो हो सकता है आपका केस रिस्क पैरामीटर में भी गया हो और डिपार्टमेंट का इंटरेस्ट भी वहां ज्यादा लूज हो रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कि एक केस फॉल होता है रिस्क पैरामीटर के अंदर, बट वहां केवल 2,000 रुपए का रिफंड है। दूसरा केस भी रिस्क पैरामीटर में फॉल हो रहा है जहां 2.5 लाख का रिफंड है। तो डिपार्टमेंट का इंटरेस्ट ज्यादा कहां लूज हो रहा है? डिपार्टमेंट के पास रिसोर्सेज भी लिमिटेड ही है, तो वो उस केस को पहले पकड़ेंगे जहां पर डिपार्टमेंट का इंटरेस्ट ज्यादा लूज होता है। दैट मींस जो बड़ा रिफंड का केस है 2.5 लाख का, वहां पर वो स्क्रूटनी करना चाहेंगे इंस्टेड ऑफ 2,000 के रिफंड के लिए। तो ये, अब इसके पीछे कोई ऐसा, मैं आपको ऐसा नहीं दे सकता कि कहां लिखा हुआ है, बट दीज आर द पैरामीटर्स जो बैकएंड में काम करते हैं। फेसलेस असेसमेंट स्कीम के अंदर आपकी ये पूरी चीजें जो है वो चेक की जाती हैं। उसके बाद आपको नोटिस इशू किया जाता है। नोटिस आता है 143(2) का। 143(2) के जो डेडलाइन है वो 30 जून 2025 है फॉर असेसमेंट ईयर 24 एंड 25। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद टाइप ऑफ असेसमेंट की अगर बात करें, कितने टाइप की असेसमेंट होती है? सो असेसमेंट यहां पर 3 टाइप की असेसमेंट आपको ध्यान रखनी है। एक होता है सेल्फ असेसमेंट। अब सेल्फ असेसमेंट क्या होता है? इंडिया के अंदर
इवन जीएसटी की भी आप बात करें, इनकम टैक्स की भी बात करें, दोनों सेल्फ असेसमेंट बेसिस पर काम करते हैं। आप अपनी कंपटीशन खुद प्रिपेयर करते हैं, खुद गवर्नमेंट को बताते हैं मेरी इतनी इनकम है और उसके ऊपर मैं इतना टैक्स दे रहा हूं। ये होता है सेल्फ असेसमेंट टैक्स। तो जो आप अपनी आईटीआर फाइल करते हैं ना, जो आप अपनी आईटीआर फाइल करते हैं वो सेल्फ असेसमेंट बेसिस पर ही आपकी आईटीआर फाइल हो जाती है। मतलब टैक्स पेयर खुद अपना टैक्स असेस करेगा, इसीलिए उसको सेल्फ असेसमेंट बोला जाता है। उसके बाद जब आप रिटर्न फाइल कर देते हैं तो डिपार्टमेंट के पास राइट होता है कि डिपार्टमेंट भी आपकी रिटर्न को स्क्रूटनाइज कर सकता है, वेरीफाई कर सकता है। नाउ डिपार्टमेंट जब आपकी रिटर्न को स्क्रूटनाइज करता है तो यहां पर दो ऑप्शंस आते हैं, एक फेयर जजमेंट असेसमेंट होता है, एक बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होता है। अब कौन सा असेसमेंट कब लगता है वो मैं आपको समझा देता हूं। फेयर असेसमेंट जजमेंट कब लगेगा, जैसे आपके पास ये नोटिस आया, आपने नोटिस का रिप्लाई दिया, जो कि मैं आपको भी सिखाऊंगा। उसके अंदर आपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए, सारी कंप्यूटेशन अपलोड की, सारी इंफॉर्मेशन अपलोड की, डिपार्टमेंट ने उनके बेसिस पर आपकी कंप्यूटेशन की और उसके बाद आपका एक असेसमेंट ऑर्डर पास किया। तो ये जो असेसमेंट हुई है ये फेयर जजमेंट असेसमेंट बोलते हैं इसको, या इसको रेगुलर असेसमेंट भी बोलते हैं, स्क्रूटनी असेसमेंट भी इसको बोला जाता है। तो यहां पर डिपार्टमेंट के पास डॉक्यूमेंट सारे आपने भेजे, उसने पूरी कंप्यूटेशन की और यहां पर आपका एक ऑर्डर पास हुआ, इसको फेयर जजमेंट असेसमेंट बोला जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये नोटिस जो है वो टैक्स पेयर के पास आया और टैक्स पेयर ने उसको इग्नोर कर दिया, कोई रिप्लाई नहीं दिया, डिपार्टमेंट ने फिर से आपको इंटीमेट किया, आपने फिर से कोई रिप्लाई नहीं दिया। उसके बाद लास्टली डिपार्टमेंट पास करता है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। अब बेस्ट जजमेंट असेसमेंट में डिपार्टमेंट के पास जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर आपका एक ऑर्डर पास कर दिया जाता है और आपसे डिमांड रेज की जाती है। तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट जो होता है बेसिकली एक्स पार्टे ऑर्डर होता है, जो कि डिपार्टमेंट के थ्रू पास किया जाता है, जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के पास अवेलेबल है। यहां पर आपने उसका कोई रिप्लाई नहीं दिया, नोटिस का कोई डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड नहीं किए, तो डिपार्टमेंट अपने बेस्ट जजमेंट के बेसिस पर एक असेसमेंट ऑर्डर पास कर देता है। अब बारी आती है असेसमेंट प्रोसीजर जो होता है वो किस तरीके से काम होता है। ये मैं आपको पोर्टल पर भी सिखाऊंगा, असेसमेंट प्रोसीजर भी किस तरीके से आपको ये पूरा प्रोसेस करना होता है। यहां पे सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं टैक्स पेयर को। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट सर मुझे सबमिट करने हैं? आपको अपनी डिटेल कंप्यूटेशन सबसे पहले सबमिट करनी है, उसके बाद अपनी बैंक स्टेटमेंट सबमिट करनी है। बैलेंस शीट एंड पीएनएल और जीएसटी रिटर्न कब आएगा? अगर आपका पीजीबीपी का केस, आपने इनकम रिपोर्ट की है, बिजनेस की इनकम रिपोर्ट की है, तो आप अपने बैलेंस शीट, पीएनएल एंड जीएसटी रिटर्न भी शो करेंगे। फॉर्म 16 और पे स्लिप्स भी आपको देनी होगी, 12 मंथ की पे स्लिप्स और फॉर्म 16 आपको देना होगा। कैपिटल गेन रिपोर्ट आपको देनी होगी, टैक्स पीएनएल जो जीरोदा की आती है या इक्विटी शेयर्स की, जो और भी ब्रोकर्स की स्टेटमेंट्स आती है, टैक्स पीएनएल कैपिटल गेन रिपोर्ट, वो आप यहां पर प्रोवाइड करेंगे। होम लोन सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करेंगे। देखिए जब आप आईटीआर फाइल करते हैं सेल्फ असेसमेंट में, तब आपको कोई डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं होती, लेकिन जब रेगुलर असेसमेंट या स्क्रूटनी असेसमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा आपका किया जाता है तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स प्रूफ के तौर पर देने होते हैं, तभी डिपार्टमेंट सेटिस्फाई होकर आपका फेयर जजमेंट असेसमेंट आपके फेवर में पास होगा। उसके बाद एफडी कराई तो एफडी की स्टेटमेंट देनी है जिससे आपका अदर सोर्स का इंटरेस्ट वेरीफाई किया जा सके। इनकम टैक्स जो आपने पे किया, इनकम टैक्स का चालान आप दे सकते हो, वैसे ये ऑटोमेटिकली शो भी हो जाते हैं, बट फिर भी आप दोगे, दैट वुड बी ग्रेट। उसके बाद टीडीएस और टीसीएस के सर्टिफिकेट, यहां पर भी इतना बड़ा चैलेंज नहीं आता बिकॉज ये भी 26 ईयर्स में ऑटो रिफ्लेक्ट ही हो जाते हैं, बट अगर टीडीएस और टीसीएस के सर्टिफिकेट हैं आपके पास तो उसको भी जरूर आप अटैच कीजिए। क्वेश्चन इज दिस, सर मैंने तो अपने आईटीआर के अंदर फेक डिडक्शन, फेक एग्जम्पशंस को क्लेम किया था, अब क्या करूं मैं? अगर आपने फेक डिडक्शन एग्जम्पशन को क्लेम किया था तो आप उसको अपनी कंपटीशन को ठीक करके जो यहां पर दे सकते हैं। जो भी आपका टैक्स और पेनल्टी बनेगा वो मैं अभी आपको बता रहा हूं आपको कैसे पे करना होता है। बट एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है, सर मैं एक काम करता हूं, जैसे एचआरए का मैंने फेक डिडक्शन क्लेम की, मैं कोई रेंट तो पे करता नहीं हूं, तो मैं फेक रिसीट बना करके दे देता हूं। देखो एक होता है गलती, दूसरा होता है गलती के ऊपर गलती। अगर आपने आईटीआर के अंदर गलती कर दी है फेक डिडक्शन लेकर के, बोगस डिडक्शन लेकर के, तो चलो गलती हो गई, डिपार्टमेंट अब असेसमेंट कर रहा है, उसको ठीक करो, जो भी पेनल्टी है वो पे करो, जो भी टैक्स एक्स्ट्रा बनता है वो आपको पे करना होगा। गलती के ऊपर गलती करोगे तो उसकी सजा बहुत ज्यादा मिलेगी, पेनल्टीज बहुत हैवी हो जाएंगी और इवन प्रोसिक्यूशंस के प्रोविजन भी यहां अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आपने अगर एक बार गलती कर दी है, एक बार फेक काम कर दिया, अब डिपार्टमेंट को भी आप फेक रेंट रिसीट दे रहे हो या फेक एलआईसी की रिसीट्स बना करके दे रहे हो, क्योंकि अब आपका एक एक डॉक्यूमेंट डिटेल में वेरीफाई किया जाएगा। हो सकता है थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन भी हो जाए, एलआईसी सेट आपने यहां दिया, एलआईसी से पूछा जाए इस टैक्स पे इस पर्सन ने इस पेन के अगेंस्ट आपके पास कितनी रिसीट्स आई हैं। तो अब आप फेक काम ना करें, वो बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड है, बिकॉज जो हो गया वो तो हो गया, बट यहां पर आपको अपना करेक्ट रिपोर्टिंग और जो एक्चुअल डॉक्यूमेंट्स हैं उसके बेसिस पर कंपटीशन बना करके ही आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद आप डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे। अब डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद ऐसा नहीं है कि आपका केस क्लोज हो जाएगा, उसके बाद डिपार्टमेंट उसको वेरीफाई करेगा। एंड ये जो प्रोसेस होता है ना, डॉक्यूमेंट आपने सबमिट किए, डिपार्टमेंट ने चेक किया, ये
एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है और इसमें मल्टीपल जो है वो प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। आपने रिप्लाई किया, डिपार्टमेंट आपसे फिर क्वेश्चन करेगा, फिर डॉक्यूमेंटेशन मांगेगा, फिर आपसे एक्सप्लेनेशन मांगेगा, फिर आपको सबमिट करना होगा, फिर और क्लैरिफिकेशन चाहिए और क्लैरिफिकेशन आपसे मांगी जाएगी, उसको आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना होगा। तो ये एक थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस होता है जहां पर डिपार्टमेंट और आपके बीच में कम्युनिकेशन चलता है, लेकिन कंप्लीटली फेसलेस होगा। आपको ऑनलाइन ही प्रोसीडिंग में जाकर के ये काम करना होगा। उसके बाद लास्ट में जब सारे डॉक्यूमेंट्स जिससे जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगा असेसिंग ऑफिसर, तो वो फिर फेयर जजमेंट ऑर्डर पास करता है। बिकॉज आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए तो आपका फेयर जजमेंट ऑर्डर पास होगा। यहां पर फेयर जजमेंट ऑर्डर में अगर सारी चीजें आपकी इनलाइन पाई जाती हैं, आपने बिल्कुल सही डिडक्शन क्लेम की, सही एग्जम्पशन क्लेम की, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टैक्स लायबिलिटी ऐड नहीं होगी, केस आपका क्लोज हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अगर डिपार्टमेंट को ऐसा लगता है, अब मैं ये नहीं कह रहा कि आपका केस यहाँ पे बिल्कुल ही वो हो गया, अगर डिपार्टमेंट को ऐसा लगता है कि आपके डॉक्यूमेंटेशन में कुछ इशू है, कुछ दिक्कत है, जो आपने डिडक्शंस लिए आप उसके लिए एलिजिबल नहीं थे। कई बार क्या होता है, टैक्स पेयर को लगता है कि मैं उसके लिए एलिजिबल हूँ। जैसे ट्यूशन फीस होती है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। ट्यूशन फीस लगता है टैक्स पेयर्स को कि मैं कहीं भी ट्यूशन फी में किसी प्राइवेट कोचिंग को मैंने पे कर दिया अपने बच्चे का, तो मैं उस ट्यूशन फीस को अपनी 80C के अंदर क्लेम कर देता हूँ। बट ट्यूशन फीस जो 80C में एलिजिबल होती है वो केवल होती है कुछ स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशंस के केस में ही ओनली। ऐसे प्राइवेट कोचिंग को आप अगर पेमेंट कर रहे हो वो ट्यूशन फी में क्लेम नहीं कर सकते। अब लोग लेकिन क्लेम करते हैं। तो देयर आर चांसेस कि जरूरी नहीं है कि टैक्स पेयर ने जानबूझ के वो किया हो, तो देयर आर चांसेस कि मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, लॉ के प्रोविजन ना पता होने की वजह से भी यहाँ पर डिफरेंस आ सकता है। तो वहां पर डिपार्टमेंट जो है आपके ऊपर जो है टैक्स लायबिलिटी आपकी बनाएगा और पेनल्टी भी यहाँ लगेगी, ध्यान रखना। बिकॉज यहाँ डिपार्टमेंट असेसमेंट कर रहा है तो पेनल्टी भी आपके ऊपर लगाई जाएगी और जो पेनल्टी होगी वो भी आपको पे करनी पड़ सकती है। लेकिन हो सकता है आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आपको लगता है कि नहीं ये जो ऑर्डर, फेयर जजमेंट ऑर्डर पास हुआ है ये गलत पास हुआ है, मुझे तो इसके अगेंस्ट अपील करनी है जाकर के। अपील की प्रोसेस क्या होता है वो मैं आपको समझा देता हूं। जो अपील होती है, सबसे पहले अपीलिंग अथॉरिटी आपकी जो रहेगी वो रहती है CIT, CIT कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, अपील के पास आप जाएंगे, वो ऑर्डर पास करेगा और फिर ये हायरार्की फॉलो होती है। CIT के बाद आपको ITAT पे जाना पड़ता है, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, उसके बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट हमारी अपेक्स कोर्ट होती है, उसका तो फैसला सभी को मानना होता है। नाउ ये हमारा पूरा अपील का प्रोसेस हो गया। अब चलते हैं सीधा इनकम टैक्स पोर्टल पर एंड आपको दिखाता हूं कैसे आपको डॉक्यूमेंट्स अटैच करने और रिप्लाई करना है। नाउ गाइज हम आ चुके हैं इनकम टैक्स पोर्टल पर। सबसे पहले आप लॉगिन कर लीजिए अपने अकाउंट में। लॉगिन करने के बाद आपको यहां पर जाना होगा पेंडिंग एक्शंस में, और पेंडिंग एक्शन में आपको ई प्रोसीडिंग्स मिल जाएगा। ई प्रोसीडिंग्स में आप जाएंगे। नाउ ई प्रोसीडिंग्स में आप देखेंगे असेसमेंट ईयर 24-25 के नोटिसेस आपको दिखाएगा। व्यू नोटिसेस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको 2 नोटिसेस दिख रहे होंगे। यहाँ पे आप नोटिस लेटर PDF पे डाउनलोड करेंगे तो वो नोटिस जो मैंने आपको दिखाए थे वो डाउनलोड हो जाएंगे। उसके बाद एक ऑप्शन और आता है जिसके बारे में चर्चा जरूर करना चाहूंगा, व्यू या सीक एडजर्नमेंट का ऑप्शन जरूर आता है। देखिए कई बार ऐसा हो सकता है कि जैसे आपको इसका रिप्लाई करना है तो इस केस में हमको 8 जुलाई तक इसका रिप्लाई करना है। अब सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने में, सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में हो सकता है आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है एडजर्नमेंट लेने का। आप यहाँ पर क्लिक करके थोड़ा सा टाइम मांग सकते हैं एंड डिपार्टमेंट की तरफ से जनरली आपको, अगर आप अपना रीज़न आपको ज़रूर देना है क्यों आप एडजर्नमेंट करना चाहते हैं। डॉक्यूमेंटेशन में आपको टाइम लगेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप प्रिपेयर कर रहे हैं, बैलेंस शीट, PNL, वो लास्ट ईयर के वो तो फाइनल होंगे, लेकिन उसको एक्सट्रैक्ट करना, उसका ट्रायल एक्सट्रैक्ट करना, जो भी रीजन आपका है वो वैलिड रीजन आपका दीजिए। और जनरली मैंने देखा है कि एडजर्नमेंट भी आपको मिल जाती है, तो एडजर्नमेंट के लिए आप जा सकते हैं। अगर आपको और टाइम चाहिए अपने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने के लिए और इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए, कॉम्पिटिशन बनाने के लिए, सारी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, तो आप एडजर्नमेंट के लिए जा सकते हैं। नाउ अब चलते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट पर जो कि है रिस्पॉन्स सबमिट करना। अब रिस्पॉन्स में क्या सबमिट करेंगे वो आपको मैं समझाता हूं। सबसे पहले रिस्पॉन्स सबमिट रिस्पॉन्स पे आपको यहां क्लिक करना होगा। रिस्पॉन्स सबमिट करने से पहले ये इंफॉर्मेशन को पढ़ लीजिएगा। आप PDF, एक्सेल फाइल और CSV फाइल यहां पर अपलोड कर सकते हैं। जो भी डॉक्यूमेंट्स आप यहां पर अपलोड कर रहे हैं, ध्यान रखिए वो डॉक्यूमेंट आपके बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए, आई मीन दिखने चाहिए एटलीस्ट क्या इंफॉर्मेशन आप दे रहे हो, जिससे सही से असेसमेंट आपका हो सके। तो इस पर आप कंटिन्यू करेंगे ना। यहां पर रिस्पॉन्स देने का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। अब मैंने आपको ऑलरेडी थोड़ी देर पहले बताया था कि ऐसा नहीं है कि यहां रिस्पॉन्स देने के बाद आपका सारा काम खत्म हो गया। यहां पर आप एक बार रिस्पॉन्स देंगे, डॉक्यूमेंट्स को अटैच करेंगे, उसके बाद आपकी असेसमेंट की जाएगी, आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे, आपसे एक्सप्लेनेशन मांगी जाएगी, तो वो इसके बाद का प्रोसेस है। अभी जस्ट फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, यहां पर आपको डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। इसके अंदर सर हम लिखेंगे क्या रिमार्क्स के अंदर? रिमार्क्स के अंदर आपको मेंशन करना है कि डिटेल कॉम्पिटिशन फॉर असेसमेंट ईयर 24-25 अलॉन्ग विद द प्रूफ ऑफ इनकम, एग्जम्पशन, डिडक्शंस, बैंक स्टेटमेंट, कैपिटल गेन स्टेटमेंट, जो भी आपके ऊपर अप्लाई होता है हो रहा है, आर अटैच्ड फॉर द
असेसमेंट। ठीक है, आप असेसमेंट के लिए यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं, वो चीज़ आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। नाउ इंपॉर्टेंट चीज़ है डॉक्यूमेंट्स को अटैच करना, बिकॉज अब जो है आपके असेसमेंट डिपार्टमेंट कर रहा है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ अटैच करने हैं? देखिए, बैंक स्टेटमेंट आपको जरूर अटैच करनी पड़ेगी यहाँ पर। देखो, आप अगर ऐसा सोच रहे हो कि सर मैं अभी कुछ भी अटैच नहीं करता, तो आपसे क्वेश्चनरी में वो मांगा जाएगा। जितना डिटेल में आप यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे दोगे ना, तो आपसे क्वेश्चनिंग उतनी कम की जाएगी, क्योंकि अगर आपने अपनी तरफ से ऑनेस्ट होकर, ट्रांसपेरेंट होकर सारी चीजें बता दी, तो वहां से कम क्वेश्चन आएंगे। लेकिन अगर आप यहां से कुछ छिपाने की कोशिश करोगे कि सर मैं तो खाली कंप्यूटेशन अटैच कर देता हूं, बाकी कुछ भी नहीं डालूंगा, तो भाई कंप्यूटेशन अटैच करोगे तो कंप्यूटेशन में इनकम कहां से आई? इनकम आई आपकी बैलेंस शीट P&L से, बैलेंस शीट P&L आपने अटैच ही नहीं किया। पीजीबीपी में इनकम आ रही है आपकी, कुछ जो भी अमाउंट आ रहा है वो कहां से आ रहा है, वो तो आपको अटैच करना पड़ेगा। बैलेंस शीट P&L अटैच करो। आपका अदर सोर्स में इंटरेस्ट आ रहा है, वो सेविंग बैंक स्टेटमेंट से पता चलेगा, वो आप अटैच करो। यहाँ पे आपको प्रूफ अटैच करने हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं जो भी एप्रोप्रिएट है। जैसे ट्रांजेक्शन स्टेटमेंट है, आपकी बैंक स्टेटमेंट है, वो आप अपलोड, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट का अलग है, ट्रांजेक्शन स्टेटमेंट का अलग है। जैसे डीमैट की स्टेटमेंट आप अटैच करना चाहते हो, वो आप ट्रांजेक्शन स्टेटमेंट में कर सकते हो। बाकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ दी गई है। सर मेरा तो जो मुझे अटैच करना है वो यहाँ है ही नहीं, तो आप अदर्स में जाइए। अदर्स कैटेगरी के अंदर 1 2 कितने डॉक्यूमेंट्स ऐड करना चाहते हो, वो यहाँ पर क्लिक करके आप ऐड डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर सकते हो। जैसे यहाँ मेरे को 2 डॉक्यूमेंट्स ऐड करने हैं, मैंने ऐड पे क्लिक किया। अब अदर्स में आप मेंशन करो, क्या आप कैश फ्लो स्टेटमेंट देना चाहते हैं? सर हम तो कैश फ्लो स्टेटमेंट मेंशन करो, अटैच कर दो। कोई और इन्फॉर्मेशन है, मेंशन करो, अटैच कर दो। तो जितनी डिटेल इंफॉर्मेशन आप यहाँ पर दे सकते हो, जितनी डिटेल प्रूफ्स आप अटैच कर सकते हो अपनी कॉम्पिटिशन को सपोर्ट करने के लिए, तो कंपटीशन के साथ में वो सारी चीजें यहां पर आप अटैच करो। उसके बाद यहां पर कंटिन्यू करके सबमिट कर दो। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आता है कि सर ये तो 143(2) का हो गया, ये 144(b) के अंदर हमको क्या रिस्पॉन्स करना है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। नाउ ये हमारा 144(b) का जो रिस्पॉन्स है यहाँ पे आपको देना है। यहाँ पर आपको सारे डॉक्यूमेंट दोबारा अटैच करने की जरूरत नहीं है, आप मेंशन कर सकते हैं फुल रिस्पॉन्स के अंदर। अच्छा, यहाँ पर एक ऑप्शन और है, पार्शियल रिस्पॉन्स। देखिए, कई बार क्या होगा ना, सारी इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल नहीं है, आप मल्टीपल टाइम में डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हो, तो आप पार्शियल रिस्पॉन्स का ऑप्शन यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने अभी बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर दी, इनकम टैक्स कॉम्पिटिशन अपलोड कर दी, उसके बाद मेरे P&L मुझे अटैच करना है, बैलेंस शीट अटैच करना है, वो मैं बाद में करूंगा। तो आप पार्शियल रिस्पॉन्स करके यहाँ पर सबमिट कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, जो आपकी डेट है इसको रिप्लाई करने की, उससे पहले आप फुल रिस्पॉन्स यहां पर कर दो। जितने भी आप पार्शियल रिस्पॉन्स करने के बाद आपके पास ऑप्शन रहेगा, आप दोबारा से इसमें और डॉक्यूमेंट्स भी ऐड कर सकते हो। आप एक बार फुल रिस्पॉन्स यहां कर दोगे तो आप उसके बाद इस नोटिस के रिस्पेक्ट में अभी रिप्लाई नहीं कर पाओगे, जब तक डिपार्टमेंट आपसे दोबारा से क्वेश्चनिंग और इंफॉर्मेशन ना मांगे। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अब 144(b) के अंदर आप यहां मेंशन कर सकते हो कि ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट फॉर कॉम्पिटिशन ऑफ नोटिस अंडर सेक्शन 143(b) आर ऑलरेडी प्रोवाइडेड इन द नोटिस ऑफ 143(b) अटैच, प्लीज रेफर दैट। तो उसको आप रेफर कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप और सेफर साइड पर रहना चाहते हो, दोबारा से सेम डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना चाहते हो, वो भी आप यहां पर दोबारा से यहां क्लिक करके दोबारा से भी अपलोड कर सकते हो, बट उसकी जरूरत नहीं है। इंफॉर्मेशन आपको जो देनी है वो आपने ऑलरेडी वहां पर दे दी है, कॉम्पिटिशन आपकी हो जाएगी। तो ये 144(b) का जस्ट आपके लिए इंटीमेशन होता है कि आपका फेसलेस असेसमेंट में ये केस गया है, उसके लिए यहां पर ये इंफॉर्मेशन आपसे मांगी जाती है। आशा करता हूं गाइस आपको समझ में आया होगा 143(2) का नोटिस के रिस्क पैरामीटर्स क्या होते हैं, कब ये आपको इशू किया जाता है, किस तरीके से ऑनलाइन पोर्टल पर आपको इसका रिप्लाई करना होता है। कंप्लीट प्रैक्टिकल गाइड मैंने आपको दी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको यहां अटैच करने हैं, किस तरीके से रिप्लाई होगा, पार्शियल रिस्पॉन्स, फुल रिस्पॉन्स क्या होता है, नोटिस कैसे डाउनलोड होगा, एडजर्नमेंट कैसे लेनी है, वो भी आपको मैंने समझा दिया है। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस फॉर जॉइनिंग टुडे सेशन। वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे चैनल फिनटेक्स प्रो को। मिलता हूं आपको अगले सेशन में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।